हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के विषय में पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें केवल आउटर स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल का आउटर स्ट्रक्चर पढ़ाया गया। ओनली नेम से आपको परिचित कराया गया कि यह टॉपिक इसमें पढ़ा जाता है। अब हम लोग इंटरनल नॉलेज लेंगे, मीन्स अब उसके अंदर प्रवेश करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है और उसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, क्या एक्सेप्टेशंस होता है, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। इन विषयों पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेन कॉपी आप भी उठा लीजिए, क्योंकि मेन बातें आप लोग नोट करते रहिए, है ना। तो आप पढ़ रहे हो क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। पीरियोडिक टेबल के विषय में आप सभी लोग जान चुके हैं। यदि नहीं जानते तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप लोग देखिए, जिसमें जो भी ज्ञात तत्व हैं, मीन्स जिन तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है वो किस पर बेसिस है? ब्लॉक पर, ब्लॉक बनाए गए। यह बोला गया एस ब्लॉक। देखिएगा, आज हम लोग इंटरनली नॉलेज लेंगे किसका? पीरियोडिक टेबल का। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एंड एफ ब्लॉक। ये क्या है? ब्लॉक हैं, जिसके आधार पर तत्वों को क्या किया गया है? पीरियोडिक टेबल में बढ़ते एटॉमिक नंबर के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आप एस ब्लॉक बोलते हो, पी ब्लॉक बोलते हो, डी ब्लॉक बोलते हो, एफ ब्लॉक बोलते हो। 4 ब्लॉक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसमें नंबर ऑफ ग्रुप, यदि नंबर ऑफ ग्रुप आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ ग्रुप मीन्स वर्टिकली, तो कितने हैं? 18 हैं। एंड पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स मीन्स हॉरिजॉन्टल 7 हैं, जिसमें तत्वों को क्या किया गया? बढ़ते परमाणु क्रमांक के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है ना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ब्लॉक डिटर्मिनेशंस के विषय में। ब्लॉक का निर्धारण, पीरियड का निर्धारण, है ना। तो डिटर्मिनेशंस ऑफ ब्लॉक
किस तत्व, कोई भी तत्व किस ब्लॉक का होगा, किस पीरियड का होगा और किस ग्रुप का होगा, इस पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। जितने भी टॉपिक आप लोगों को हमने प्रीवियस पढ़ाया, ओनली आउटर स्ट्रक्चर है, हम लोग उसमें देखेंगे विथ एग्जाम्पल्स, उसको समझेंगे और उसमें क्या एक्सेप्शंस हैं उसके विषय में भी पढ़ेंगे। ओके, एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, जो कि जो एक्सपेक्टेशंस दिया गया उसको फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स रूल के अनुसार वे अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, वही क्या होता है, एक्सेप्शंस, अपवाद होता है। उसी के विषय में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बेस्ड ऑन ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो हाउ वी विल डिटरमाइन ब्लॉक बाय एलिमेंट्स, तो किस प्रकार से हम एलिमेंट के द्वारा हम ब्लॉक को निर्धारित करेंगे, उसकी विषय में हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये सभी लोग जान गए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है आधुनिक आवर्त सारणी का, उसमें यह बताया गया कि जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण होता है उनके परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कार्बन, तो कार्बन को आप क्या, इसमें हमने बताया था, पहले ही बता दिए हैं इस सब विषयों पर, कि इसके बेस पर जो नंबर होता है और एक इसके हेड पर जो नंबर होता है यह एटॉमिक नंबर होता है। व्हाट इज दिस, एटॉमिक नंबर। और इसी नंबर के द्वारा, जो एटॉमिक नंबर होता है, इसी नंबर के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या का निर्धारण करते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उस एटम में बोलते उतने इलेक्ट्रॉन होते, उतने प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि जो इसका नेचर है ना वो कैसा है, न्यूट्रल है। ओके, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू आल्सो 6, है ना। ये क्या होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन भी क्या होगा, 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी एटम्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, मींस नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, जितना धन चार्ज होगा उस पर उतना ही ऋण चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बताए, कोई भी एटम्स है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। यह आपका एटम है, इसके सेंटर में क्या होगा, ZE के द्वारा, ZE क्या रिप्रेजेंट करता है, ZE जो सेंटर का चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज, उसको ZE के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ZE मीन्स क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज, उस पर कितना नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश धनात्मक होता है। तो जो प्रोटॉन का आवेश होता है Z, टोटल नंबर और चार्ज, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड विद चार्ज ZE, उसके चारों तरफ क्या है, आपका सेल्स हैं, डिफरेंट ऊर्जा स्तर के सेल्स हैं, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं 2n स्क्वायर रूल से, है ना। इसके विषय में भी हम बता चुके हैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते समय। तो जो क्लासिफिकेशंस में अरेंजमेंट का बात हुआ, व्यवस्था की बात की गई, तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, तो उसका बेस बनाया गया एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स क्या होता है, किसी भी एटम्स के जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है। तो उस बेसिस पर क्या किया गया, तत्वों को अरेंज किया गया। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट दे दिया गया आपसे और आपसे उसके विषय में पूछा गया कि यह किस ग्रुप का है। फर्स्ट आपसे पूछेगा ब्लॉक, क्या पूछेगा, ब्लॉक पूछेगा। सेकेंड आपसे ग्रुप पूछ देगा, ग्रुप। और थर्ड पीरियड पूछेगा, पीरियड। ओके, तो जो बेसिस है, व्यवस्था का जो बेसिस बनाया गया वह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। किस आधार पर आया, एटॉमिक नंबर के आधार पर आया। परमाणु क्रमांक के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यही 3 टॉपिक पर आज विचार करेंगे। सबसे पहले बताएंगे ब्लॉक का डिटर्मिनेशंस, फिर ग्रुप का डिटर्मिनेशंस, फिर पीरियड का डिटर्मिनेशंस कैसे किया जाता है और इसमें क्या एक्सेप्शंस हैं। ओके, चलिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे हमने कहा कि तत्वों को जब आप क्या करते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तत्वों को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। कहां पर व्यवस्थित करते हो, पीरियोडिक टेबल में। तो हम यह देखते हैं कि उसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिसिटी के बारे में भी मैं बता चुका हूं, सब कुछ आपको जितने टर्म आते हैं, प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने अपलोड किया उसमें सब कुछ बता दिया, ओनली आपको परिचय कराया अभी। और उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग अभी 2-3 वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग देखोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिसिटी। आप लोग जानते हो पीरियोडिसिटी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे आप पीरियोडिसिटी बोलते हो। और जो पुनरावृत्ति करते हैं वो क्या बोले जाते हैं, वन ग्रुप के एलिमेंट बोले जाते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसमें कोई भी तत्व, जैसे आपसे पूछ दिया गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सभी लोग जानते हो कितना होता है, 7 होता है। आपसे यह पूछा गया कि यह किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है और क्या आवर्त होगा, क्या आवर्त संख्या है इसका, पीरियड नंबर। तो सबसे पहले इसका क्या करो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 तरीके से कर सकते हो। पार्टिकल नेचर के लिए हम क्या बोरबरी रूल से करते हैं, है ना। और यदि वह क्या है एज ए वेव नेचर को शो करता है तो फिर आप बाउर रूल से कर देते हैं। यही 2 रूल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो करिए, यह नाइट्रोजन 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम मॉडर्न बेसिस पर देखेंगे, आधुनिक विचारधारा की तरफ है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के विषय में पढ़ रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर दोगे तो 1s2 2s2 2s2 2p, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किया 1s2 2s2 और 2p3, मींस 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में और 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, ठीक। तो 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में हैं, मींस इसका जो अंतिम सेल है या हम कह सकते हैं वैलेंसी सेल है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं। जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसके संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, संयोजकता का निर्धारण करते हैं। आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर
मोस्ट सेल में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस तत्व की जो संयोजकता होती है वैलेंसी, वैलेंटिया से लिया गया लैटिन शब्द वैलेंटिया, जिसका अर्थ होता है कैपेसिटी, क्षमता, बांड बनाने की क्षमता या संयोग करने की क्षमता, वैलेंसी, इसको प्लस माइनस से डिनोट नहीं किया जाता है, ओनली इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 होगा आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी संयोजकता जो है वैलेंसी क्या होगा, आल्सो 1 2 3 4 कार्बन तक देखोगे ऐसे ही आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पर हम उसकी संयोजकता को निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही 5 6 7 हुआ, 8 हुआ, तो उसका जो वैलेंसी है क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन की यदि कोई वैलेंसी पूछे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जब 4 से अधिक आता है तो हम 8 - 5 रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, 8 - n रूल, 8 - n, जहां n इज ग्रेटर देन 4, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 - 5 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैलेंसी आप लोग निकाल लोगे कि इसकी वैलेंसी जो है 3 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो वैलेंसी निकालना सीखे हम लोग कि किस प्रकार से वैलेंसी निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर दो, किस रूल से, बोरबरी रूल से भी कर सकते हो, 2 और 5 हो जाएगा, क्योंकि पहले सेल में केवल 1 सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरे में 3 सब सेल होता है, चौथे में 4 सब सेल होता है, ओनली 4 सब सेल SPDF के विषय में हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो S में क्या होता है, ओनली 1 ऑर्बिट होता है जिसमें अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। P में 3 ऑर्बिट होता है जिसमें अपोजिट स्पिन के 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसको कंटेन करने का, इलेक्ट्रॉन को रखने का। D में 5 ऑर्बिटल होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10, क्योंकि एक ऑर्बिट में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो 10 डी में 10 से कम हो सकता है, 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं इंटर कर सकता। इसी प्रकार एफ में शार्प ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 14 होती है। जैसे हमने कहा ऑर्बिटल, यह ऑर्बिटल हो गया। एस में क्या हो गया, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट नेचर, इसको एस ऑर्बिटल बोलते हो, है ना। और इसी प्रकार क्या होता है, पी, ये 3 ठो होता है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ओरिएंटेशन दिखाया गया, पी एक्स पी वाई पी जेड। पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरते हो, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हो और कहते हो कि पी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 6 से कम हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी प्रकार डी में आप देखिएगा, डी में भी क्या होता है कि 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ओरिएंटेशंस के आधार पर आप देखोगे यहाँ पर 5 ऑर्बिटल, जिसमें पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उसके बाद उसका पेयरिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। 10 से आपका कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। डी में 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता। इसी प्रकार एफ में आप देखोगे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में पहले क्लॉकवाइज 7 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद
एंटी क्लॉकवाइज कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 से अधिक नहीं हो सकते, 14 से कम हो सकते हैं। और इसी बेसिस पर तत्वों को क्या किया गया, ग्रुप में डिवाइड किया गया कि यदि F है तो उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 14 तक हो सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके बेसिस पर ग्रुप 14 ग्रुप में ब्लॉक को डिवाइड किया गया। अब लोग देख सकते हो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को, जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे स्थान दिया गया है उसको। डी को 10 में, क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, 2 भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, इसलिए 10 ग्रुप को बनाया गया। और एस में 2 ग्रुप और पी में 6 ग्रुप, क्योंकि किसी भी विन्यास का तत्व पाया जा सकता है ना। विन्यास का मतलब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और जितनी कैपेसिटी है उसकी उतने इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर कर सकते हैं। तो हम नाइट्रोजन का सबसे पहले तो वैलेंसी निकाल ली, संयोजकता। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी संयोजकता जो वैलेंसी होती है 3 हो जाएगी, क्योंकि यदि 1 होता है तो संयोजकता 1, वैलेंसी जो है उसका 1 होगा। जैसे सोडियम का देख लो, है ना, 2 8 1 होता है। आउटर मोस्ट सेल में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर 8 माइनस एन रूल फॉलो करोगे, जहां एन की संख्या ग्रेटर देन 4 है, कुछ भी हो सकता है 5 6, तो यहाँ 5 है तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। यह क्या आ गया, वैलेंसी आ गया। इसकी संयोजकता मींस कैपेसिटी, संयोग करने की जो क्षमता है। फिर उसके बाद ब्लॉक डिटर्मिनेशंस करोगे। ब्लॉक डिटर्मिनेशंस में हम यह देखते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या किस ऑर्बिटल्स में गया, p ऑर्बिटल्स में है। p ऑर्बिटल्स का तीसरा माने p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को शो कर रहा है। p कोस 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को शो कर रहा है। तो जो p को शुरू होता है, p ब्लॉक, वह कहां से शुरू होता है, आपका शुरू होता है लिथियम बोरान से। बोरान हो गया 5, ठीक। इसमें P1 वाले आएंगे एलिमेंट, जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, P1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस p ब्लॉक का हम बताए भी हैं आप लोगों को, NS2 NP126 होता है ना। तो यहाँ पर बोरान जो है क्या है, P1 NS2 NP1 को शो करेगा। और यहाँ बोरान के बाद कार्बन का नंबर है 6, यह P2 को शो करेगा। यह तो रहेगा ही, NS2 रहना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बताया गया। NS2 NP126 होता है, तो पहले 1 में यह होता है, दूसरे में C कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन का नंबर होता है, ये हो गया नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 क्या है, P3, जो आप देख ही रहे हो, यही है इसका जो तीसरा ग्रुप होगा, P ब्लॉक का तीसरा ग्रुप, उसमें यह एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है। यह एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 8, फिर क्लोरीन होता है 9, फिर नियान होता है 10। ये क्या हो गए, p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किया p ब्लॉक एलिमेंट्स का है, जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। जो NP6 शो करेगा वह किसका होगा, अक्रिय तत्व, नोबल तत्व जिसको बोलते हो, जो p ब्लॉक में नियान से शुरू होता है। तो नियान क्या हो जाएगा, p ब्लॉक है एलिमेंट, क्योंकि NP6 NP5 NP4 NP5 NP4
और NP3 आपने देखा ही। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों का ग्रुप डिटर्मिनेशंस करते हैं। अब बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यहाँ इसके नीचे भी आओगे, बोरान, एल्युमिनियम, ये कार्बन है, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद आपका सल्फर आता है S, और क्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है Cl, क्लोरीन। नियान के बाद क्या आता है, आर्गन आता है। तो देखो एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर यहाँ 13 से शुरू होता है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इस ब्लॉक की, इस ग्रुप की किसी भी एलिमेंट का यदि आप कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो इसका क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस NH2 NP1 ही होगा, चाहे वह बोरान ले लो, चाहे एल्युमिनियम ले लो, चाहे गैलियम ले लो। कार्बन चाहे जर्मेनियम ले लो, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। ओके, ऐसे क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट, देखिए 6, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इसमें पाया जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। अब देखो पीरियड कैसे बताओगे कि किस पीरियड का है, तो इसमें सबसे अधिक नंबर देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, सबसे अधिक नंबर देख के उसका पीरियड बता दो। सबसे अधिक नंबर मीन्स उपकोष के पहले जो सबसे अधिक नंबर होता है, यह उपकोष से पहले 1s2 है, 2s2, 2p3 मीन्स यह दूसरे आवर्त का है, सेकेंड पीरियड का है, क्योंकि इसमें 1, 2 ही नंबर दिया गया है किसके, उपकोष से पहले, सबसेल से पहले। तो इसका क्या होगा, जो पीरियड होगा वह क्या होगा, सेकेंड पीरियड होगा। आप देख सकते हो फर्स्ट पीरियड मीन्स क्या हो गया, कैसे चलोगे आप, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट चलते हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट का काम करते हो, है ना, लेफ्ट टू राइट चलते हो, यहां से इधर। जैसे फर्स्ट पीरियड तो इसमें ओनली 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, हीलियम है, He। एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, एक का परमाणु क्रमांक 1 है, दूसरे का 2 है। और लेकिन सेकेंड में जाओगे आप, जैसे ही सेकेंड में जाओगे तो लिथियम मिलेगा आपको, हाइड्रोजन के बाद लिथियम का नंबर आता है 3, फिर बेरिलियम मिलेगा 4, फिर बोरान 5, फिर कार्बन 6, फिर नाइट्रोजन 7। तो ये किस आवर्त में आया, यह एलिमेंट सेकेंड आवर्त का है। नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 8, फिर फ्लोरीन 9, फिर नियान 10। तो यह किस आवर्त का है, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यानी यह सेकेंड आवर्त का है। फर्स्ट आवर्त में क्या होता है, 2 एलिमेंट होते हैं, जो व्यवस्था है वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिस पर बनाया गया, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे क्या किया गया, तत्वों की व्यवस्था किसमें, आवर्त में बनाया गया। जो पीरियड्स हैं, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में भी 8 रहेंगे, लेकिन जो चौथा होगा उसमें 18 होंगे, पांचवें में भी 18 होंगे, छठा जो होता है उसमें 32 एलिमेंट होते हैं। ऐसे कुछ बनाया गया है आपका पीरियोडिक टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो आपने देखा कि हमने किसी भी तत्व का ग्रुप बता दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ब्लॉक बता दिया, वैलेंसी बता दिया,
एंड पीरियड बता दिया। कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे हम स्कैंडियम लेते हैं, थोड़ा बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं, ओके, स्कैंडियम, और आपसे यह पूछा गया इस स्कैंडियम इसका 21 होता है एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने पर 1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 3s2 3p6 3s2 3p6, लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, सबसे पहले किस में आता है? 4s2 में आता है, फिर 3d1। काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन यह हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यह, 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 21। मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वह क्या है? डी सेल है। डी सेल है मीन्स सब सेल, डी सब सेल है, तो मीन्स इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वह डी सब सेल में क्या करता है? इंटर करता है, इसलिए यह एलिमेंट क्या हो गया? डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जैसे यहाँ से शुरू होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, ये 21 होता है, यह 22 हो जाएगा, यह 23 हो जाएगा, क्रोमियम 24 हो जाएगा, मैंगनीज 25 हो जाएगा, 25 और मैंगनीज के बाद आयरन का नंबर आता है 26 हो जाएगा, कोबाल्ट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक 30, है ना। ये क्या है? लेफ्ट टू राइट चल रहा है। डी में 10 श्रेणियां बनेंगी, 10 ग्रुप बनेंगे, जिसमें D1 वाला, D2 वाला, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10 क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ग्रुप बनते हैं। मीन्स एक ग्रुप के तत्व जो होते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को शो करते हैं। तो सबसे पहले इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है? डी उपकोष में जा रहा है। हम कहेंगे कि यह डी उपकोष एलिमेंट है। क्यों? सबसे पहले एस आएगा, फिर पी आता है, फिर डी आता है और फिर एफ आता है, यही होता है। तो जो सबसे बड़ा पहले जो अंतिम ऑर्डर का है, मीन्स पहला ऑर्डर किसका है? एस का, फिर पी में जाएगा, फिर डी में। यदि एफ रहता अंतिम ऑर्डर का तो उस यह ब्लॉक का एलिमेंट होता है। स्कैंडियम क्या हो गया? डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और फिर यह पूछा गया कि इसका आवर्त क्या होगा, पीरियड क्या होगा। पीरियड यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा जो कोष होता है, सब सेल होता है, इसमें मेनली 3 सब सेल है, एस है, पी है और डी है। एफ नहीं है, डी है। तो डी सबसे पहले एस, यदि एस में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस ब्लॉक, पी में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक, डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी में ही गया इसका। लेकिन यहाँ पर देखो ये नंबर 1 2 3 जो सब सेल से पहले, उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 है। 3 से बड़ा 4 है, मीन्स इसका जो ओवरलैपिंग है, व्यापन है, या जो इसका क्षेत्र है वह 4 तक है। यह आवर्त को शो करता है। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? आवर्त यदि कोई पूछे तो चौथे आवर्त का होता ही है। पहले में आपका हाइड्रोजन आता है, दूसरे में लिथियम आता है, तीसरे में आपका सोडियम आता है,
चौथे में पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक आता है। मीन्स ये चौथे आवर्त का तत्व है। इस प्रकार आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बेसिस पर आपने यह बताया कि कोई भी एलिमेंट, देखिए यह D1 है, मीन्स यह पहले श्रेणी का है। D1 का जो पहला ग्रुप होगा स्कैंडियम के बाद इट्रियम, है ना, फिर लैंथेनम, फिर एक्टिनियम, ऐसे आता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट है। तो स्कैंडियम ये फर्स्ट ग्रुप, टाइटेनियम सेकेंड, वेनाडियम थर्ड, क्रोमियम 4, मैग्नीज 5, Fe6, कोबाल्ट 7, निकिल 8, कॉपर 9 और जिंक 10। तो 9 तो होता नहीं है, कॉपर क्या होता है, 9 और 4 नहीं मिलेगा आपको, 9 और 4 नहीं मिलेगा, ये एक्सेप्शन होता है। D4 नहीं मिलेगा आपको, D5 मिलता है, और D9 नहीं मिलेगा, D10 मिलता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड व्यवस्था क्या माना जाता है, मोर स्टेबल माना जाता है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप बता सकते हैं, पीरियड बता सकते हैं, वैलेंसी बता सकते हैं, है ना, और वह किस ब्लॉक के किस ग्रुप में है उसको भी बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये हो गया ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड डिटर्मिनेशंस बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट। ओके, तो यह पहला प्रॉपर्टी हो गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग किसी भी ब्लॉक का जो भी तत्व है सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करोगे। यदि करेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो यही पाओगे कि वह उसी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉन क्या जिस सब सेल में इंटर करता है। यदि S में इंटर किया तो S ब्लॉक, P में इंटर किया तो P ब्लॉक, D में इंटर किया तो D ब्लॉक, और F में इंटर किया तो F ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को मैं बताया ही हूँ कि S ब्लॉक एलिमेंट होगा, S ब्लॉक एलिमेंट, तो उसका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS122 हो सकता है। मीन्स ओनली इसमें दो ग्रुप है, दो ग्रुप, और यदि P ब्लॉक है तो इसका NS2NP126, क्योंकि P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं और S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। तो 2 से कम हो सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ओनली 2 ग्रुप, और इसमें क्या हो गया 6 ग्रुप। जो P ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, P ब्लॉक एलिमेंट में ही क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों पाया जाता है। और बाकी जो भी ब्लॉक है, S ब्लॉक ले लो, P ब्लॉक ले लो, D ब्लॉक ले लो, F ब्लॉक ले लो, मीन्स वाली P ब्लॉक में ही आप देखोगे इसमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं। मीन्स धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है ना। बताएंगे आप लोगों को, जैसे P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट में आप कहोगे ऐसे, P ब्लॉक जो भी है सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूं, उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। P ब्लॉक आपने कहा कि यह हमारा बोरान से शुरू हो रहा है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, क्या हो गया, बोरान 5, कार्बन 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। और फिर इसके बाद आता है एल्युमिनियम, कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, क्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, नियॉन के बाद आता है आर्गन, ठीक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
सेलेनियम, ब्रोमीन, नियान, जेनान, Zn, हाँ Ze होता है सर, Ze, जेनान, सॉरी Ze, ये इंडियम, यह कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, T, Sn, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नियान आर्गन, क्रिप्टॉन, नियान आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, Kg, जेनान। ठीक, तो इंडियम, फिर थैलियम, Ti, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, Pb, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, फिर नियान आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, रेडान, सॉरी Rn, रेडान। ठीक, ये बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नहोनियम हो जाएगा, NH, लास्ट में NH आता है, नहोनियम। सब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है, जैसे यह 13 है तो यह 14 है, या 15 है, या 16 है, या 17 है, या 18 है। ऐसे ही तत्वों को क्या किया गया, अरेंज किया गया है। 30 के बाद जिंक के बाद यह आता है ना, गैलियम, यह 31 हो जाता है, फिर 32 है, फिर 33 है, फिर 34 है, फिर 35, 36। ऐसे तत्वों को क्या किया गया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसमें हमने कहा कि बोरान, बोरान यह सिलिकॉन, फिर आर्सेनिक, फिर टेलुरियम और पोलोनियम, ये क्या है, यह आपका मेटोलाइट्स है। मेटोलाइट्स उपधातु बोलते हो ना, उपधातु, ये मेटोलाइट्स हैं। क्या है, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और इससे पहले जैसे यह ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और यह क्या है, लिवरमोरियम होता है, Lv। तो यहाँ तक क्या है, सब मेटल्स हैं। यह एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नहोनियम, यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, ये क्या है आपके, यहाँ तक बिस्मथ, लेड के बाद आता है हम फ्लेरोवियम, Fl है ना, स्मॉल l कर दो, फ्लेरोवियम, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, Mc। ठीक, और यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। तो यहाँ तक के एलिमेंट, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब क्या है, मेटल। लिवरमोरियम तक क्या है, मेटल्स हैं। और यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये सब पूरा क्या है, नॉन मेटल्स हैं। यहाँ तक एस्टाटीन के बाद टेलेसाइन और नेसेंस, Ag आता है यहाँ पर, है ना। तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं इधर के। लिवरमोरियम तक क्या है, इसके नीचे का, और ये सब मेटल्स हैं। मेटल्स, मेटल, धातु, मेटलाइट्स, उपधातु, मीन्स जिसमें धात्विक कैरेक्टर भी पाया जाए और अधात्विक कैरेक्टर भी पाया जाए, और नॉन मेटल्स।
सब क्या है, इसमें तीनों टाइप के मेटल्स नॉन मेटल्स सब कुछ मिलते हैं, किसमें, पी ब्लॉक में। और बाकी सब ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, चाहे एफ ब्लॉक, सब में क्या है, मेटल्स है, मीन्स मेटल्स की संख्या अधिक है। जो भी डिस्कवर किए गए एलिमेंट हैं उसमें मेटल्स की संख्या क्या है, अधिक है। और परमाणु क्रमांक 101 से ऊपर, मीन्स 101 से लेके 118 तक के एलिमेंट जो हैं क्या हैं, आर्टिफिशियल है, मीन्स उनको कृत्रिम आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। नेचुरल मेटल्स को आप अपने से बना नहीं सकते हो, वह नेचुरल्स में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, ओनली आप उसका निष्कर्षण करते हो, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करते हो, शोधन करते हो। लेकिन यह क्या है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जिसमें हम ये भी कहते हैं क्या कि सातवां आवर्त क्या है, इनकम्प्लीट आवर्त है। फिर भी आप देखोगे कि आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट को क्या किया गया, अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो उसमें कुछ क्या है, आवर्त 7 के जो एलिमेंट हैं और कुछ एक्टिनाइड्स के, जैसे आपका मेंडेलिवियम के बाद 103 तक, 101 से लेके 103 तक, किसमें, एक्टिनॉइड श्रेणी में। ये आइस्टीनियम है, फिर क्या है, आइस्टीनियम के बाद आता है आपका फर्मियम, फिर मेंडेलिवियम के बाद आता है नोबेलियम, लॉरेंसियम। तो मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम ये क्या है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि 100 से ऊपर, 101 से लेके जो भी एलिमेंट आएंगे 102, 103, उसको क्या बोला गया, आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल मीन्स एलिमेंट्स बोला गया, मीन्स जिसको हम स्वयं बनाए, जिसको मनुष्य स्वयं बनाता है। तो उसका नेमिंग कैसे किया गया, जैसे जीरो को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नील। याद रखिएगा, जहां पर जीरो रहेगा नेमिंग में, वहां पर आप नील का यूज करोगे। 1 को अन, UN, अन। 2 को बाई, BI। 3 को ट्राई, TRI, ट्राई। 4 को क्वाड, QUAD, क्वाड। 5 को पेंट, PENT, पेंट। 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, और 8 को ऑक्ट, और 9 को इन के द्वारा क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। इसको 0 है तो वहां पर नील लिख दो, 1 है तो अन लिखो, 2 है तो बाई लिखो, 3 है तो ट्राई लिखो, 4 है तो क्वाड लिखो, 5 है तो पेंट लिखो, और 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, एंड 8 है तो ऑक्ट, एंड 9 है तो इन। यह क्या हो गया, केमिस्ट्री लैंग्वेज में किसी भी आर्टिफिशियल एलिमेंट को यदि आप क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे, तो इस बेसिस पर करोगे। जैसे हमने कह दिया कि 101 एक तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 101 है, इसका आप नेमिंग करो। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि 1 है मीन्स अन, 0 है, फिर 1 के बाद क्या है, 0 है मीन्स नील, अन नील,
फिर क्या हो गया, 1 हो गया मीन्स अन, अन, इयम, IUM, इयम यूज कर दो, यह क्या हो जाता है, अनिल यूनियम, अनिल यूनियम। लास्ट में IUM जोड़ोगे, लास्ट में कोई भी कुछ भी हो 1 2 3 4 5 जैसा हमने बताया उसके साथ IUM जोड़ोगे, लेकिन ऑलरेडी जिसमें I है वहां पर ओनली UM, जैसे हमने कहा ट्राई, तो TRI में I क्या है पहले दिया है, तो यहाँ पर ओनली UM जोड़ना होगा। यदि आपको देखिए 102 एटॉमिक नंबर का आर्टिफिशियल नेमिंग करना है, आर्टिफिशियल एलिमेंट का नेमिंग करना है, तो कैसे करोगे, 1 के लिए हमने क्या बताया, अन, अन लगा दिया, 0 के लिए क्या बताया, नील, नील लगा दिया, फिर 2 के लिए क्या बताया, बाई, बाई, यहाँ पर I पहले ही है इसलिए ओनली UM, क्या हो जाएगा, अनिल बाई यम। और ऐसे ही 103 के लिए देखिए, अन नील ट्राई, ट्राई I पहले है ओनली UM लगाना होगा, है ना। तो यहाँ पर 104 के लिए देख लो, अन नील, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, QUAD, IUM, क्योंकि यहाँ पर I तो है नहीं इसलिए अनिल क्वाडियम। तो इस प्रकार जो 101 का एलिमेंट है उसको आप कहते हो 103 तक है ना, किसमें, एक्टिनाइड श्रेणी में, तो मेंडेलियम आता है, फिर नोबेलियम आता है, फिर लॉरेंसियम आता है, इसको मेंडेलियम बोलोगे 101, इसको लॉरेंसियम बोलोगे, हाँ मेंडेलियम के बाद नोबेलियम, फिर लॉरेंसियम, फिर आगे जाओगे आपका उसके 104 105 106 107 टेलेसाइंस, ये सब जो है डल 7वें आवर्त के तत्व जो है वो क्या है, एज उसका नेमिंग करने का यह मेथड्स है, 101 102 103 104 105 106 107, इस प्रकार से 118 तक के एलिमेंटों का आप क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, जो आर्टिफिशियल मेनली जो इनकम्प्लीट आवर्त है 7th आवर्त के तत्वों को ही हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। आर्टिफिशियल मीन्स जिसको कृत्रिम विधि के द्वारा प्रिपेयर किया गया, जो भी नेचुरल एलिमेंट है उसको आप बना नहीं सकते, ओनली वह एक्स के रूप में क्या होते हैं, अपने एनवायरमेंट में, अपने जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं, आप उसका केवल निष्कर्षण कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा जनरल मेथड। फिर उसके बाद आता है एटॉमिक प्रॉपर्टी में ही है, देखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पर आप बता दिए किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, किस ग्रुप का होगा, क्या आवर्त होगा। अब फिर आता है, हमने सेकेंड बताया था आपको एटॉमिक रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियस, ओनली हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है आपको प्रीवियस क्लास में। एटॉमिक रेडियस मीन्स होता है परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या के विषय में सभी लोग जानते हो, त्रिज्या जो भी सर्कल जानता है या उसमें यह बताया गया होगा सर्कुलर एरिया के लिए आप लोग त्रिज्या रेडियस कैसे फाइंड करते हो, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या की बात करोगे तो परमाणु त्रिज्या सबसे पहले जो 8 9 10 के बच्चे हैं वह यही कहते हैं कि जो आपका यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा एटम परमाणु त्रिज्या के बारे में विषय में बात कर रहे हो तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो 8 9 10 में यही पढ़ाया जाता है कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव पार्ट्स,
उसके चारों तरफ क्या है, डिफरेंट लेवल की एनर्जी लेवल, सब सेल है, ऑर्बिट है ना। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उससे न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन बाद में जब डुअल कॉन्सेप्ट आया तो एटॉमिक रेडियस का यह डिफिनेशंस क्या हो गया, सही नहीं लगा। क्यों नहीं सही लगा, क्योंकि इसका बाउंड्री तो डिफाइन ही नहीं है, कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है ना। तो कोई निश्चित नहीं है कि इसका बाउंड्री क्या होगा, तो आप कैसे करोगे। तब उसके बाद आया आपका मॉलिक्यूल्स कि अब हम एटॉमिक रेडियस का जो डिटर्मिनेशन है, निर्धारण है, मॉलिक्यूल्स के आधार पर करेंगे। आप जानते हो कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स एक सर्टेन रेशियो में क्या होते हैं, परस्पर जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स मींस अणु, परमाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है ना। एटम्स कंबाइंड करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। इसके विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं कि मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि समान प्रकार के एटम्स के द्वारा बनते हैं, उसको क्या बोलते हो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया O2, Cl2, है ना, H2, तो इसमें दो एटम के कॉम्बिनेशन से ये बने हैं। और O3, ये नहीं कि दो ही एटम होगा, दो से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दो एटम के कॉम्बिनेशन समान टाइप के, मींस ऑक्सीजन के दो एटम जो कि समान होंगे, परस्पर मिले तो O2 का अणु का निर्माण हुआ, एक अणु का निर्माण हुआ। क्लोरीन के समान एटम एक दूसरे से मिले तो किसका, Cl2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। तो यह जो मॉलिक्यूल्स होता है दो टाइप का होता है। एटम कॉम्बिनेशन से कौन बनता है, एटम से कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हो होमो एटॉमिक और दूसरे को बोलते हो हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक का मतलब समपरमाणुक अणु। अणु मींस समझ लो ग्रुप ऑफ एटम जो क्या है कि कंबाइंड किए। होमो एटॉमिक इसको बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक मींस विषम, जैसे हमने कह दिया HCl, FCl, है ना, HCl, FeCl3, ये सब क्या है, FeCl3 या H2SO4, यह क्या हो गया, विषम परमाणुक अणु है। मींस डिफरेंट परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर इसका निर्माण करते हैं। होमो एटॉमिक मींस Cl2 हो गया, Br2 हो गया, है ना, O2 हो गया, O3 हो गया। ये जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो से ज्यादा भी होंगे, लेकिन समान प्रकार के एटम जब मिलकर किसी भी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं तो वह होमो एटॉमिक। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक रेडियाई का यह प्रारंभिक परिभाषा रहा कि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है। लेकिन बाद में जब डी ब्रॉगली क्वेश्चन आया उसमें यह बताया गया कि यह वेव नेचर को भी शो कर रहा है और साथ में पार्टिकल नेचर को भी शो कर रहा है। तो उस बेसिस पर बाउंड्री क्लियर नहीं होने के कारण क्या हो गया, फिर एटम के रूप में क्या किया गया, एटम को मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट करके उसका एटॉमिक रेडियाई निकाला गया। तो एटॉमिक रेडियाई मेनली चार टाइप के एटॉमिक रेडियाई के बारे में आप लोग पढ़ोगे। पहला क्या होता है, कोवैलेंट, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। और दूसरा होता है वांडर वाल, वांडर वाल रेडियस। तीसरा, ये पहला हो गया,
ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, तीसरा कौन सा है? मेटल, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक, मेटल्स, मेटेलिक रेडियस। चौथा आयनिक, आयोनिक रेडियस। ये चार टाइप के रेडियस हैं। पहला कोवैलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या, फिर वांडर वाल रेडियस की बात करोगे, फिर मेटेलिक रेडियस की बात करोगे, फिर आयनिक रेडियस की बात करोगे। चलो हम लोग एक एक रेडियस के बारे में पढ़ें। सबसे पहले आता है आपका कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंस रेडियस, को ऐसे कर लो, कोवैलेंट रेडियस। एक कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड आप सभी लोग समझते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, शेयरिंग मीन्स दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। यह समान प्रकार का भी हो सकता है और असमान प्रकार का। तो इसमें क्या हो गया, पहले हम देखते हैं समान प्रकार के एटम्स। सपोज दैट यह एटम ए है और यह भी एटम ए है। इन दोनों का सेंटर सेम है, ये सेम शेप एंड साइज के भी हैं। तो यहाँ पर क्या देखोगे, यह ओवरलैप करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मीन्स उसके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो एक के न्यूक्लियस और दूसरे एक के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, यह डिस्टेंस मेजर डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना। इसका जो आधा होता है वही क्या हो गया, कोवैलेंट रेडियस हो जाता है। जैसे कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए आर ए की बात कर रहे हो, मीन्स डी ए मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए, इसका सेंटर और इसका सेंटर का जो डिस्टेंस आया उसका हाफ करने पर क्या आ जाएगा, कोवैलेंट रेडियस आ जाएगा। किसके लिए? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स में समझ रहे हो, जिसका निर्माण क्या होता है, एटम से होता है। तो एटम जब समान प्रकार के होंगे तो ओनली क्या करो, उसका सेंटर देखो कहां पर है और इसका सेंटर कहां पर है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दो। आर ए क्या है, कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स मींस मॉलिक्यूल्स में दो समान प्रकार के एटम्स हैं, ए और ए। इनका एटॉमिक रेडियस जब भी निकालना होगा तो इसका न्यूक्लियस से क्या होगा, दूसरे न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ करके हम क्या करते हैं, कोवैलेंट रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। ओके बच्चों, और फिर यहीं पर क्या होता है देखिएगा, ये तो समान प्रकार के हैं, लेकिन क्या होता है जब एक अधिक, जैसे हमने कहा कि एक क्लोरीन हो गया दूसरा हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एक Cl हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया HCl, कोवैलेंट बॉन्ड बना मींस ऐसे दो एलिमेंट। सपोज दैट हम यहाँ पर कुछ नहीं A और B लेते हैं, A और B लेते हैं, तो इसमें हमने कहा कि A की जो विद्युत ऋणात्मकता है B से क्या है, ज्यादा है। A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मींस शेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, मींस क्लाउड किधर होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोस्टली इस A की तरफ होगा, इस A की तरफ क्या होगा, क्लाउड आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, क्लाउड है, वह A की तरफ क्या होता है, आता है। क्यों? क्योंकि A की जो विद्युत ऋणात्मकता है B से क्या है, ज्यादा है। A is more electronegative than B। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, यह क्या हो गया, विषम परमाणुक अणु हो गया। A और B क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। अभी तक आपने क्या किया, सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक रेडियस निकाला, तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे हमने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B,
जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आता है उसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद कर लो कि आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी मीन्स ए का रेडियाई प्लस बी का रेडियाई। मेजर कर लोगे कि या दिया रहेगा क्वेश्चंस में माइनस 0.5 ई ए माइनस ई बी, कहीं कहीं पर जाई भी दिया रहता है ना। तो इस फार्मूला के द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्टेंस और एटॉमिक रेडियाई की गणना कर लेते हैं। ई ए और ई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, आप जानते हो ए इज ग्रेटर देन बी है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, विद्युत ऋणात्मकता में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, जो शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द व्हाट इज द रेडियाई ऑफ ए एंड बी फॉर डिफरेंट एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका निर्धारण कर लेते हैं। ये तो रहा किसके लिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक रेडियाई की गणना किस प्रकार से करते हो। फिर उसके बाद आपका आता है वांडर वाल रेडियाई, बहुत ही फास्ट पढ़ाएंगे। वांडर वाल रेडियाई, वांडर वाल रेडियस, ये वांडर वाल रेडियस क्या है, वांडर वाल रेडियस मीन्स क्या हो गया, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे हमने कहा ये मॉलिक्यूल्स है और ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स है, ठीक, तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है, जिस आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, है ना, जिसके द्वारा ये क्या है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं इसको, हिंदी में अंतराणिक आकर्षण बल कहते हैं। जो अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है उसको अंतराणिक आकर्षण बल कहते हैं। तो यही जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी को क्या बोलते हो आप, वांडर वाल्स रेडियस बोलता, वांडर वाल्स फोर्स बोलते हो। और इसी के द्वारा कोई अणु क्या होता है, परस्पर जुड़ा होता है। कोई भी नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन के बीच भी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड तो बनता नहीं, मान ली क्या बनता है, वांडर वाल फोर्स बनता है। वांडर वाल फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, वो जुड़ते हैं। जैसे हमने कहा यह ए और बी है और यह क्या है, बी और ए है, या यह ए और बी है, तो इसमें किसी भी न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, अट्रैक्शन फोर्स में डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी, तो इसमें B का एटॉमिक रेडियाई जब भी निकालना होगा तो इसका क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मेजर करके इसका हाफ कर देंगे, वही क्या हो जाता है, वांडर वाल रेडियाई हो जाता है। B और A के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स या ए के बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका भी हाफ कर दोगे तो क्या आ जाता है, वांडर वाल रेडियस आ जाता है ना। क्योंकि वांडर वाल रेडियस क्या है, एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण में वह कितना अट्रैक्ट कर ले रहा है, एटम को इस एटम के कितना पास ला रहा है, और उसी डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और मेजर करने के बाद उस डिस्टेंस का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो वह क्या आ जाता है, वांडर वाल रेडियाई आ जाता है।
क्योंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्या करता है, काम करता है। जितने भी नोबल्स गैसेस हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, आप लोग नोट कर कीजिएगा। इसी पर एक्सेप्शन भी बनता है एक्सेप्शन में अपवाद भी बनता है। ओनली वहां पर क्या होता है, वान डर वाल रेडियस फॉर्म होता है ना। वान डर वाल्स फोर्स ही काम करता है जिसके द्वारा जुड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर जो भी है हीलियम नियॉन आर्गन पेप्टाइड जेनान में यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है नहीं, उसके जो भी सेल है सब क्या है, कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक रेडियस मेटालिक रेडियस मीन्स धात्विक त्रिज्या है ना, धातु मेटालिक रेडियस। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के बीच क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। इसमें मेटल्स का ओनली क्रिस्टल आप देखोगे तो 3D स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेटल क्या होते हैं, 3D डायमेंशंस में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर होता है जो वह क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इलेक्ट्रॉन इसके रिलीज होते हैं, मींस इसका जो सरफेस होता है क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, एक लेयर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन का लेयर वह फ्लो करता रहता है और यही लेयर क्या करता है, यही लेयर जो है इलेक्ट्रॉन का जो लेयर फॉर्म हुआ 3D स्ट्रक्चर में, यही लेयर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से भी आप अट्रैक्शन होगा, इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन होगा और इसके चारों तरफ जो भी न्यूक्लियस हैं सबसे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन होगा। सबको आपस में यह क्लोजली बॉन्ड के द्वारा क्या करेगा, बांधे रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जो पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, वे न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, आकर्षण शो करते हैं, जिसके द्वारा ये क्या होता है, परस्पर जुड़े होते हैं। और इसके जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और यह न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस के कारण क्या होते हैं, एक निश्चित रूप में पाया जाता है। समझ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ओके, एक इसका क्रिस्टलीय रूप होता है, इलेक्ट्रॉन का एक सरफेस बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या ऋणावेशित है और जो एटम्स के जो सेंटर है उसका न्यूक्लियस है वह कैसा है, धनावेशित है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक नेटवर्क बना लेता है, वह सब एटम को अपने, यह इलेक्ट्रॉन है तो इस एटम से भी जुड़ा होगा, इस एटम से में सबको क्या कर बांधे रखता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो यह डिस्टेंस है, जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इसका क्या करोगे, एज ए मेटेलिक डिस्टेंस में क्या करो, आयंस में ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है जितने क्लोजली होंगे है ना, ये अपने आप को क्या करता है, मैक्सिमम पास कर देता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को। तो वही मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करके उसका हाफ करके एटॉमिक मेटेलिक रेडियाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो वान डर वाल रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट मींस क्या हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ सब ऑर्बिटल्स, जो ओवरलैपिंग होता है उसका बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एटम एंड बी एटम, उसको हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। वैसे ही तो डिफरेंट टाइप में मेटेलिक रेडियस हो गया। फिर आयनिक रेडियस में, आयनिक रेडियस मींस आयनिक आयनिक रेडियस मींस एक होता है आपका, देखिए एटम होता है, सपोज दैट यह एटम है, तो एटम ए है, तो सपोज दैट इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ए माइनस में कन्वर्ट हो गया। एटम बी है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया, मींस इसको डोनेट किया, तो ए बी में कन्वर्ट हो गया, बी प्लस आयन।
तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे हमने कहा कि एक एक्सेप्टर है, एक क्या है, डोनर है ना। तो एक्सेप्टर कोई भी न्यूट्रल नेचर होता है, ए और बी दोनों क्या है, न्यूट्रल नेचर है। जैसे हमने कहा सोडियम और क्लोरीन क्या है, सबसे पहले वह न्यूट्रल नेचर में होता है, लेकिन सोडियम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, वह केटायन फॉर्म करता है। इसको क्या बोलते हो, एनायन बोलोगे, एनायन मींस ऋण आयन, और इसको क्या बोलते हो, केटायन मींस धन आयन। तो और ये क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मींस एटम्स है। तो अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि एटम्स की रेडियस ज्यादा होगी कि केटायन की कि एनायन की। केटायन आप समझ गए, केटायन कब बनेगा, केटायन तभी बनेगा जब वह अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसलिए केटायन का रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और जो एनायंस होता है, एनायंस में क्या होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वह जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर उतना माइनस चार्ज जाता है। तो एक्सेप्ट करने के कारण किसको, इलेक्ट्रॉन को, उसके एटॉमिक रेडियस का मान सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक क्या हो जाएगा, एनायन की रेडियस, फिर एटम की, एटम, फिर उसके बाद आपका आता है आपका केटायन। तो इस प्रकार से एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, एनायन का, फिर उसके बाद एटम का, जो परमाणु है उसका, फिर केटायन का। केटायन का सबसे छोटा होगा क्योंकि अपना वह इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे रहा है, जितना बाहर करता है उतना ही उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि एनायन, एटम और केटायन दिया गया है, इसमें एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा किसका होगा और सबसे छोटा किसका होगा। तो सबसे बड़ा एनायन का होता है, एनायन मींस क्या होता है, ऋणात्मक आयन का। फिर सबसे छोटा धनात्मक आयन का, और बीच का क्या होता है, एटम, परमाणु का। परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इतना बात ही आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रेडियस यह बताएगा। देखिए आप लोग आगे पढ़ोगे, जो बॉन्ड का लेंथ होता है वह स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। जैसे देखा कि केटायन की रेडियस सबसे बड़ी होती है, फिर एटम आता है, फिर उसके बाद एनायन, केटायन मीन्स हो गया धनायन, ये एनायंस का सबसे अधिक, एनायन सबसे अधिक, फिर एटम, फिर केटायन, ठीक है। केटायन मीन्स क्या होता है, धनात्मक आयन, यह धन आयन। धनायन का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे अधिक ऋणायन, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सेल में एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ा, मीन्स इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, न्यूक्लियर डिस्टेंस का मान बढ़ा, इसलिए ऋणायन का जो होता है एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, फिर परमाणु, फिर उसके बाद धनायन आता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो गया, यह एटॉमिक रेडियस का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। फिर उसके बाद बच्चों रूल क्या बोलता है, जैसे हमने कहा ये केटायन, एनायन, आयनिक रेडियस हो गया। तो जो पीरियड का रूल होता है, जो पीरियडिक एक्सपेक्टेशंस है, वह यह कहता है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट मींस पीरियड में मोशंस करोगे। यहाँ आपका क्या है, लिथियम है, लिथियम, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर नियॉन है। ऊपर से नीचे जाते हो, अप टू डाउन मींस ऊपर हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर लिथियम के बाद सोडियम होता है, फिर पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीरियम है एंड फ्रांसियम है।
तो अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का मान इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। और लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। यह क्या है, एक्सपेक्टेशंस है, रूल है पीरियड का। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, यह 3 है, यह 11 है, यह 19 है ना। तो इस प्रकार आप देखोगे अधिकाधिक सेलों की संख्या होने के कारण क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसमें एक्सेप्शनल केस भी बनते हैं, मीन्स अपवाद भी आते हैं। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन और लिथियम को देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम को, ये फर्स्ट आवर्त के क्या है, एलिमेंट हैं। लेकिन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रूल तो यह कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस का मान क्या होना चाहिए, घटता है। लेकिन हाइड्रोजन के एटॉमिक रेडियस का मान आप देखोगे हीलियम से क्या है, कम है, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। उसी प्रकार लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन में ऐसा होता है कि इसके एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, ये बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम है ना। लेकिन यहाँ पर नियान का क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन यह क्या होता है, बढ़ जाता है, सबसे अधिक हो जाता है। इसके एटॉमिक रेडियस का मान सबसे ज्यादा है, मीन्स नियान सबसे ऊपर है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि न्यूक्लियर चार्ज का मान क्या होता है, बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का मान घट जाता है। लेकिन इस पर क्यों नहीं हुआ, तो आप लोग बस यही बोलोगे कि इसमें क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस पाया जाता है, कोवैलेंट रेडियस। और इसमें क्या है, वांडरवाल, वांडरवाल रेडियस पाया जाता है, रेडियस पाया जाता है। तो वांडरवाल रेडियस का मान क्या होता है, ग्रेटर होता है, किसकी तुलना में, कोवैलेंट रेडियस, या कोवैलेंट रेडियस लेस देन वांडरवाल। तो जो वरीयता का क्रम है सबसे बड़ा कौन होगा, वांडरवाल रेडियस होगा, फिर कौन होगा, कोवैलेंट रेडियस होगा, और फिर कौन, फिर मेटालिक होगा, और फिर कोवैलेंट रेडियस होगा। ठीक ना। रेडियस का उपयोग आप लोग आगे पढ़ोगे। रेडियस जैसे हमने बताया था कि रेडियस के द्वारा क्या बॉन्ड लेंथ देखते हैं, बॉन्ड लेंथ जिसका अधिक होता है वह क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है उसको कम एनर्जी में क्या करोगे, एज ए उसकी बॉन्ड को तोड़ दोगे, है ना। जिसका छोटा होता है वो मोर स्टेबल होता है, उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वहां पर उपयोग है। देखिए यह क्या है, एक्सेप्शन केस बनता है। जितने भी अक्रिय तत्व हैं, नोबल तत्व हैं, उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, बल्कि वे क्या करते हैं, ओनली वान डर वाल फोर्स के द्वारा, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं, जिसके कारण इसके रेडियस का मान इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा है। यह एक्सेप्शन केस है। इसी प्रकार से देखिए जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहां से शुरू होता है, E3D मींस चौथे से, है ना, चौथे आवर्त से। स्कैंडियम 21 होता है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22 होता है, फिर वेनाडियम 23 होता है, क्रोमियम 24 होता है, मैग्नीज 25 के बाद, मैग्नीज के बाद आता है Fe आयरन 26, फिर आता है कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट 27, फिर निकिल 28, फिर कॉपर Cu 29, फिर जिंक 30, है ना।
इसमें आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 और D10। तो इसमें एक्सेप्शन में देखोगे 9 नहीं होगा, D9 नहीं होता है या D10 होता है, और यहाँ पर आपका D4 नहीं होता है, D5 होता है। तो क्या देखा गया कि जैसे स्कैंडियम टू वेनाडियम, एटॉमिक रेडियाई जो है स्कैंडियम से वेनाडियम का एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डाउन करता है, घटता है, क्रमशः घट रहा है। जो रूल आपका बोलता है लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई का मान घटता है। मींस स्कैंडियम इज ग्रेटर देन टाइटेनियम, टाइटेनियम इज ग्रेटर देन वेनाडियम। लेकिन क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई में इक्वलिटी आ जाती है, मींस इक्वल रहता है, लगभग बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है। और फिर निकिल, कॉपर और जिंक, इसमें क्या होता है, फिर एटॉमिक रेडियाई का मान क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई फिर से इंक्रीज करने लगता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है। यहाँ डिक्रीज कर रहा है 3 में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम में डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ निकिल, कॉपर, जिंक में यह इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी बनी है। तो इसका क्या कारण है, तो जैसे जैसे हम डी में जाते हैं तो डी में जाने पर जैसे डी में क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ 5 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे 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 1 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ शिल्डिंग इफेक्ट का मान कम होगा, फिर इससे अधिक दूसरे में हो जाएगा, फिर तीसरे में होगा, चौथे में होगा, 5वें में होगा, कुछ ही बढ़ने लगेगा। शिल्डिंग इफेक्ट मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे ये न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन कोई अदर इलेक्ट्रॉन यदि है इसके बीच में तो क्या करेगा, वह उस अट्रैक्शन फोर्स का विरोध, अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसको दूर करना चाहेगा, इसको यह नहीं चाहेगा ये इसके पास चला आए। यही क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर के जैसा काम करता है। इसी को शील्डिंग इफेक्ट, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है, जो कि क्या करे, अट्रैक्शन फोर्स का विरोध करे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है, जिसके कारण जेडी इफेक्ट का मान क्या होता है, प्रभाव कुछ कम हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर निकिल, कॉपर और जिंक में डिक्रीज करने के, डिक्रीज नहीं करता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियाई, बल्कि इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए हमने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे हमने आपको दिखाया कि जो रूल को फॉलो नहीं करते वह क्या है, एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं। तो यही है, इस कंडीशंस में, एटॉमिक रेडियाई की कंडीशंस में यह एक्सेप्शंस बनता है। और इसका सही ऑर्डर क्या है, देखिएगा सही ऑर्डर इसका यही है। सही ऑर्डर में जैसे हमने कहा, यह क्या बोला, स्कैंडियम सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई, फिर टाइटेनियम, फिर जिंक, ऑर्डर है ये बढ़ता हुआ ऑर्डर है, जो रियल में है ऑर्डर। होना तो कुछ और ऑर्डर चाहिए था, लेकिन होता है कुछ अदर, इनके साथ एक्सेप्शन। फिर वेनाडियम, फिर आपका क्रोमियम टू कोबाल्ट, है ना, यह क्या होता है, एज ए कांस्टेंट बना रहता है, बराबर होता है। फिर कोबाल्ट इज ग्रेटर देन निकिल, इस प्रकार से कोबाल्ट इज ग्रेटर देन निकिल। शायद नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार से एटॉमिक रेडियाई का ये ऑर्डर रियल में होता है, रियल में यही ऑर्डर है ना। इस क्रम में आप लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो। डी ब्लॉक में बताया गया कि जेड इफेक्ट, जेड मींस
इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मान भी बढ़ता है, और सेल वही होता है, एक ही सेल का है, यानी D1 D2 और D3। अब इसको मान लो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाले एटम्स क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, और इसको 5 वाला खींच रहा है, तो 5 वाला अधिक फोर्स से 2 वाले की तुलना में अधिक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण 5 वाला का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना, वह कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स प्रभावी होता है। और जहां जहां क्या होता है, शेल्डिंग इफेक्ट प्रभावी होता है। शेल्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया हमने कि इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन फोर्स काम करता है, वह क्या करता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स का क्या करता है, विरोध करता है। वहीं क्या होता है, स्क्रीनिंग और शेल्डिंग इफेक्ट, कुछ तत्वों में शेल्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ने के कारण क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, शेल्डिंग इफेक्ट कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मान बढ़ता है, तो वहां पर शेल्डिंग इफेक्ट का मान ज्यादा होता है, जिसके कारण वह रूल को फॉलो नहीं करता, कुछ अदर एक्सपेक्टेशंस देता है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन। और फिर कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर भी है, जैसे हमने कहा स्कैंडियम के बाद आता है आपका टाइटेनियम, फिर वेनाडियम, फिर क्रोमियम, है ना, फिर स्कैंडियम वैली, हाँ लोग वेनाडियम तक ही लोग, फिर उसके बाद इट्रियम आता है, फिर जर्कोनियम आता है, फिर नायोबियम आता है, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोहोडियम, फिर यहाँ पर आपका आता है लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रियान, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। तो यहाँ पर तो क्या होता है, स्कैंडियम से बड़ा के कौन है, इट्रियम का है, इट्रियम से बड़ा लैंथेनम का है। यहाँ पर भी दूसरे तक ये क्या है, थर्ड आवर्त या फोर्थ है या फिफ्थ आवर्त है, तो थर्ड में क्या होता है, सेम होता है, टाइटेनियम का लेस होता है, मींस यह ग्रेटर होगा, जर्कोनियम इज ग्रेटर देन टाइटेनियम, ऐसे मींस इसका अधिक है, नायोबियम वेनाडियम से अधिक है जर्कोनियम। लेकिन यहाँ हाफनियम का क्या होना चाहिए, जर्कोनियम से अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, एटॉमिक रेडियाई लगभग बराबर आता है। इसका रीजन क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस में आपने पढ़ा, जो इस शेल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वह क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। जैसे लैंथेनम यह आपका 57 है, तो 58 से 71 तक के तत्वों में क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस बोला जाता है। शेल्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण क्या होता है, वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एज ए कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है, यानी उसका एटॉमिक रेडियस बहुत ही घट जाता है, जिससे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस बोला जाता है। अभी 71 के बाद 72 का एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, वह इफेक्ट देखने को मिलता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस इफेक्ट देखने को यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर भी आपको वही कंडीशंस क्रिएट होता है, जिसके कारण इसके एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण इसके मान में कोई विशेष अंतर नहीं होता, यह लगभग बराबर बना रहता है। इस प्रकार बच्चों आपने आज एटॉमिक रेडियस से संबंधित जो भी बातें था आपने देखा। अब इसके बाद वाले टर्म में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जो भी एक्सेप्शंस होगा उसमें उसको भी बताया जाएगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट। ओके।